बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज के ऊपर बात करते हैं और मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारा जो फोकस होता है वो पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के ऊपर होता है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सक्सेस स्टोरी और फिर देन सोशल इश्यूज में वो किस तरह हेल्प आउट कर रही हैं और बिजनेस वुमेन कैसे बनी, इस के ऊपर हम बात करेंगे। हम मिस सहर नदीम को खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मिस सहर, पहले तो आप ये बताएं कि आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, तो आपका रुझान इस तरफ क्यों हुआ कि इंजीनियरिंग टेक्सटाइल में करनी? असल में बताना चाहूंगी कि जहन कुछ शुरू से चैलेंजिंग था। तो जिस जमाने में मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, उस जमाने में जरा लड़कियां अवॉइड करती थी कि प्रॉपर एजुकेशन की तरफ जाना है या नहीं। तो बैचलर्स को तो वो एक ख्वाब ख्याल था 25 साल पहले, वो भी फैसलाबाद जैसे शहर में। तो वालिद एक राइटर हैं, तो उन्होंने ये जुस्तजू पैदा की कि कुछ मुकम्मल करना है तालीम को और फिर आगे अपने रास्ते बनाने हैं। तो इंजीनियरिंग क्योंकि एक बाकायदा फील्ड है और उस जमाने में लड़कियों का रुझान कम था, तो ये देखते हुए इसमें दाखिला लिया कि कुछ करके दिखाना है। तो फिर ये 20 साल पहले की बात है, दाखिला लिया बैचलर्स की उस वक्त तो इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। जी हाँ, बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक जिसे कहते हैं कि जॉब्स का आगाज किया। उस जमाने में जरा जॉब्स का ट्रेंड भी कम था, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा थे, पाबंदियां भी ज्यादा थी, आजाद माहौल नहीं था अब और तब में। आप समझते हैं कि बहुत 2 दहाइयां पहले काफी चीजें चेंज थी। तो वो वालिद के ओपन माइंड होने की वजह से हम लोगों ने थोड़ा अपनी क्या कहना चाहिए कि आगाज लिया एक उड़ान भरने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये ज्यादा पुरानी फील्ड नहीं है, दुनिया में तो खैर बहुत पुरानी फील्ड है, और स्पेशली फैसलाबाद को सामने रखते हैं तो टेक्सटाइल का हब था। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिजाइन सेंटर बनाना और फिर वो स्पेशली एसएमई, बड़ी इंडस्ट्रीज तो अपना सेटअप लगा लेती हैं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम आता है। तो आपने बीइंग अ टेक्सटाइल इंजीनियर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वहाँ क्या हो रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में जब दाखिला लिया तो बहुत एक नॉर्मल से पैमाने पर चीजें थी, लेडीज वैसे कम थी इस फील्ड में। बिल्कुल। तो इसको कंप्लीट किया और जायजा तो साथ साथ आप पढ़ने के साथ साथ जो ये राइटर घरानों के शायरों अदीबों के बच्चे होते हैं, इनका ज़हन हर चीज के बारे में चल रहा होता है थोड़ा बहुत। जैसे आम घरों में सिर्फ खाने और अपनी हंडिया की बात की जाती है, उसके अलावा भी तो ये कंट्री का और मुख्तलिफ शोबों में क्या हो रहा है ये शऊर बचपन से हमारे घर में था। तो हर चीज का जायजा लेना हमारी आदत में दाखिल था। तो उस जमाने में टेक्सटाइल्स का जायजा लिया, मुख्तलिफ जगह पर ट्रेनिंग्स ली मैंने और अपनी जॉब का आगाज किया जेंट्स की फील्ड में बाकायदा। तो फिर इसमें ट्रेंड एक पैदा किया कि जिन फील्ड्स में लेडीज नहीं गई उनमें क्या वजह है कि हम काम नहीं कर सकती। तो वो मतलब एक है तो जॉब ही सेफ किसी हद तक, लेकिन इतना सेफ भी तब लोग प्ले नहीं करते थे। तो ट्रेंड ये दिया कि लेडीज को काम करना चाहिए, चाहे जॉब ही है चाहे जेंट्स का फील्ड है, लेकिन हमें जाना है उसमें। तो क्योंकि हम कहते हैं हमारे हकूक भी बराबर के होने चाहिए, फराइज भी बराबर, तो कम से कम हमें जॉब्स भी ऐसे शोबों में ट्राई करनी चाहिए जिनमें आदमी काम कर रहे हैं और इसमें कोई मजायका नहीं है। काम तो काम है, वर्क इज वर्क। बिल्कुल ठीक। तो वो इस फॉर्मूले पे कि वर्क बेसिकली हमारे माइंड का सेटअप जो बनाया गया कि काम करना है, आदमी औरत की बात बाद में आएगी। तो उसको मैंने बेसिकली इसी मेयार को कंटिन्यू किया, फिर आगे आप देखते जाएंगे कि जिस तरह से मैं लेके चली चीजों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं जब पाकिस्तान वापस आया था तो 2000 में मैं कराची से इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने काफी काम किया था। मैं वंस अ वीक एवरी थर्सडे फैसलाबाद होता था, 3 दिन मेरे वहाँ पे होते थे और टेक्सटाइल के जितने भी गुरुज हैं इनके साथ मेरे मीटिंग्स होती थी, और मीटिंग का सिंगल पॉइंट एजेंडा था ऑटोमेशन जी। कि ऑटोमेशन जब तक हम लेके नहीं आएंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं हो सकती, हमारी क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में फिर पहले बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल है, उन्होंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की, फिर एमटेक्स, फिर आस्ता आस्ता और भी इस चीज़ में आते गए। तो इस वक्त करंटली तो काफ़ी अब मॉडर्न हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी हम दुनिया की जब बात करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा पीछे ही नजर आता है पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने जॉब की, उसके बाद बिजनेस की तरफ आपका कैसे रुझान है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि 17 साल मैंने टेक्सटाइल्स में जॉब की कंटिन्यू,
और यूनिट्स चेंज करती गई। तो माइंड में ये था कि सीखना है एक तरह के यूनिट में। कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं, ये स्टूडेंट्स भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं कि सीखने की हमारी सलाहियतें थोड़े अरसे के बाद हम कोई नई चीज नहीं आ रही होती तो वो मुंजमद हो जाती हैं। तो मेरे जहन में ये था कि कुछ चीजों को थोड़े अरसे के बाद मुझे ट्राई भी करना है। तो फिर मैंने अच्छे यूनिट्स में भी काम किया, लोकल यूनिट्स में भी काम किया, छोटे यूनिट्स में, स्ट्रगलिंग यूनिट्स में स्पेशली, जो मैंने लर्निंग ज्यादा होती है उसमें। 2-3 महीने में सीखा, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि 2-3 महीने में जो स्ट्रगलिंग यूनिट्स में सीखा वो बड़े यूनिट्स में बहुत देर में सीखा होगा। तो वो लाइफ की एक जिद्दोजहद की, और 3 साल कोई ऐसा मकाम आया एंड पे कि एक ऑपोजिट फील्ड में काम करने का तजुर्बा हुआ। ये मैं बिजनेस में आने की बैकग्राउंड बता रही हूँ। तो उस दौरान मुझे टेक्सटाइल्स में जॉब अवेलेबल नहीं थी, तो ऑपोजिट फील्ड में काम किया। तो ऐसा वक्त आया कि मैं ऑपोजिट फील्ड में, उस फील्ड के जो पढ़े लिखे लोग थे, फूड्स में मैंने काम किया, फूड इंडस्ट्रीज में, एशियन फूड्स, तो उन लोगों से भी मेरी कारकर्दगी बेहतर खुदा ने कर दी। ऐसी मैंने मेहनत को सहारा बनाया। तो उसके बाद जहन में ये आया कि अगर मैं ऑपोजिट फील्ड में इतना अच्छा काम करके दिखा सकती हूँ कि इसका मतलब है कि अब मेरी राह हमवार है एक बिजनेस के वसी मैदान में कदम रखने के लिए। क्योंकि लाहौर में मैं पिछले 20 साल से रिहाइश पजीर हूँ, यहाँ लेडीज सिंगल फेज कारोबार करती हैं, डरा डरा सहमा सा कारोबार। तो उसको अपोज करना था, कुछ लेडीज में एक मिसाल बनना था कि हम वही बात आगे ला रही हैं कि अगर हम जॉब्स कर सकती हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, फैशन भी कर रही हैं, मर्दों के बराबर, मर्दों से भी ज्यादा, तो हम कारोबार क्यों नहीं कर सकती हैं, और एक लेडी ज्यादा तरह के कारोबार क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज को मुझे एक तो ये ब्रेकअप लाना था कि हम ज्यादा तरह के कारोबार भी कर सकती हैं जेंट्स की तरह, और कारोबार को प्रूव भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस फील्ड में फिर मैंने बाकायदा कदम रखा कि लाहौर को एक नई रोशनी मैंने देनी है कि हम कारोबार करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस जहन में एक कंसेप्ट था बुनियादी कि अगर हम बहुत पीछे टाइम में जाएं, जब ये इस्लाम के शुरू का जमाना है, तो मैं अपने हर शो में जिक्र करना अपना बहुत फख्र समझती हूँ कि हजरत खतीजा एक उस जमाने का मेयार रही है कि औरतों का आज भी वो मेयार है। मैं कहती हूँ कि हम अचीव कर ही नहीं सकते ना, वो तो लाजवाल हो गए किरदार। तो उन्होंने उस जमाने में जब दीन बड़ी कमजोर कैफियत में था, तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कारोबार किया, जो कि दुनिया में एक मिसाल है आज भी कि वो फर्स्ट इस्लामिक बिजनेस लेडी थी। अगर उस जमाने में औरतों के मॉडर्न होने का ये मेयार था कि इतना कारोबार किया और उनके पैसा दीन में काम आया, अगर वो अपना पैसा ना लगाती तो शायद आज हम दीनी तौर पर इतने मजबूत ना हो सकते। क्योंकि उस जमाने में लोगों को थोड़ी माली इमदाद भी की जाती थी ताकि वो कन्विंस हो सके। दीन इस्लाम के फयाज होने पे भी कुछ लोग कामयाब हो जाते थे और दीन के दायरे में। तो इतनी बड़ी शख्सियत को उन्होंने हेल्प किया अपने माल के साथ और अपनी रफाकत के साथ। तो वो मैं सोचती हूँ कि अगर वो कारोबार उस दौर में कर सकती थी तो हमें उन्हें फॉलो तो कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर मैंने एक अच्छे तरीके से जॉब को बाकायदा खैराबाद कह के एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं कारोबार करूंगी। बिल्कुल। फिर मैंने वक्त ने साबित किया कि मैंने करके दिखाया। दैट्स गुड। तो अच्छा, अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद हम जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम यहीं से प्रोग्राम का आगाज करें। वेलकम बैक जी। खवातीन के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात हो रही थी तो 2010 में हमने कुछ रिसर्च की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में वर्किंग वेमेन जो थी वो तकरीबन 11% थी। पॉपुलेशन का तो मोर देन 50% थी, लेकिन वर्किंग वेमेन जिसमें हम मेड वगैरह भी शामिल करते थे, तो वो मिला के तो सिचुएशन को बहुत अच्छी नहीं थी। अब जो है क्योंकि पिछले 12-13 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट आई और 23% पे चली गई, लेकिन अभी भी जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में लेस देन 1% है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये हमारा बहुत बड़ा कंट्री का अलमिया है कि लेडीज हम 60% के करीब हैं, जेंट्स कम है, बच्चे भी कम है। लेडीज हम इतनी ज्यादा पावर में मौजूद हैं और हम अपनी सलाहियतें बिल्कुल काम में नहीं ला रही। यकीन करें कि 1% से भी कम जो प्रॉपर बिजनेस कर रही हैं। कि ये थोड़ा सा सेफ गेम लेडीज में पाकिस्तान में ट्रेंड आ गया है कि हम सेफ गेम करेंगी, जॉब करेंगी, वो भी लगी बंदी। अगर टीचिंग की मिलती है कि आसान जॉब है, नर्सिंग की मिलती करनी है, उसमें भी कुछ चैलेंजिंग हमारा मेयार नहीं रहा। इसके बरक्स अगर मैं
क्या में पाकिस्तान के, आप तो राइटर्स लोग हैं, समझते हैं सारी बात, कि क्या में पाकिस्तान के अगर वक्त पे हम गौर करें तो, क्योंकि मेरे वालिद भी एक कारकुन रहे हैं क्या में पाकिस्तान के दौरान, और हम वो लोग हैं जो सड़कों पे आके, हमारे आबाओ अजदाद ने फाइट की, घरों में बैठकर, उस जमाने में रिवाज नहीं था जंग करने का। तो यकीन आप करेंगे कि हमारी ही लेडीज पाकिस्तान में, ये कौम की लेडीज की बात करेंगे, ये बाकायदा मर्दों के साथ शाना बशाना आई थी रोड्स पर उस जमाने में, तहरीक पाकिस्तान के दौरान, और इन्होंने बाकायदा अपना रोल प्ले किया था। उस जमाने में लेडीज का एक्टिव होने का ये म्यार, हालांकि फातिमा जनाब, उनको देखते हुए हमारी जो नहीं भी पढ़ी लिखी थी ना लेडीज, उनमें एक जज्बा था कि हमने कंट्री गेन करना है, और जेंट्स पे अगर छोड़ दिया तो ये बड़े अकलियत में है मुसलमान और कमजोर हालत में, तो लेडीज बाहर निकली थी घरों से, फाइट की थी जमाने से, हालांकि तालीम भी कम थी, जज्बा ऐसा था कि छा गई थी और फिर कंट्री हासिल किया। आज हम देखते हैं मुल्क को कि वसाइल भी मिल गए लेडीज को गुजारे लायक, और जेंट्स ने कमा के लाना शुरू कर दिया। तो लेडीज में कहती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरी रिसर्च है, मैं करिया जाती हूँ, तो लेडीज कुछ सहल पसंद हो गई हमारी। तो वो जो जज्बा था ना उस टाइम पे, वो मफकूद है, जिसके लिए ये दोबारा मैंने बेड़ा उठाया है कि हम लेडीज को कुछ इनके माइंड को फ्रेश करें, कि अपना जो भी, अगर जो नहीं पढ़ी लिखी तो कोई बात नहीं, अब उस टाइम को हम गेन नहीं कर सकते कि दोबारा उन्हें पढ़ने के मौके आए, कोई बात नहीं, आप अपने हुनर को डिस्कवर करें, या हम जैसे लोगों से राब्ता करें, हम आपके हुनर को देखें, चेक करें, या कुछ हुनर पैदा करने की कोशिश करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। कि हमारी लेडीज जो सारा दिन फेसबुक पर बैठी हैं, वेस्ट कर रही हैं अपने आप को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम 24 घंटे बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं, हम फेसबुकों पे बैठी हैं या व्हाट्सएप पे बैठी। तो खुदारा कंट्री इस वक्त जिस कंडीशन में, हमारी लेडीज को चाहिए कि हमारा बाजू बने, और कम से कम कुछ नहीं तो फायदा क्या होगा, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही, एजुकेशन पूरी हो सकेगी, कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, तो इसके लिए हमारे यहाँ ये कॉमन है कि एक बंदा कमाता है, 10 बंदे खाते हैं। तो लेडीज में वैसे मैं निकली हूँ अपने घर से यही अज़म लेकर कि मैं जहां जहां अपने कारोबार के लिए जाती हूँ, मैं वीक में एक दिन सिलेक्ट करती हूँ और उस दिन 2 घंटे उनमें डिबेट करती हूँ अपने एंड पर, कि मेरी मिसाल ही लें, मोटिवेशनल। तो मैं उन्हें सिखाती हूँ कि हम आपका हुनर दरियाफ्त करते हैं तो हमारे साथ चलें, कुछ अपना वर्क शुरू करें, घरों से निकले, कुछ कंट्री की जरूरत को पूरा करते हैं। तो इसके लिए शायर कहता है कि ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। जबरदस्त। तो लेडीज में ये जज्बा मैं चाहती हूँ कि हम अगले 10 साल में, मैं ये देखती हूँ कि मैं ट्रेंड पैदा करूंगी कि जब हम लेडीज पार्टियों में बैठती, खा रही हैं, पी रही हैं दोपहर में, और बच्चों के साथ इंजॉय कर रही, तो हम एक तो बच्चों में भी और लेडीज में भी कंट्री के बारे में बात करने की रविश को अपनाएं, कि हम हर बात कर रही हैं, हमारे पास कंट्री का मौजू नहीं है, फैशन की बात कर रही हैं सबसे ज्यादा, कि हमें ये ब्रांडेड सूट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये है, तो हम कंट्री के बारे में बात क्यों नहीं करते जिसने हमें सब रिस्क कारोबार दिया। हम किसी बाहर के जितनी मिली हैं आपको कंट्री, हम किसी भी, आप देखें बाहर के मुल्क में से नहीं ये सब पा रहे, ये मुल्क ने हमें पुरसकून रखा है, तो हम अपने ये मुआश को कर रहे हैं, तो हम इस मुल्क का नाम लेना नहीं चाहते। तो लेडीज में मैं ट्रेंड पैदा करती हूँ कि हमें इस मुल्क के बारे में बात करनी है, और अपने हुनर को बरोएकार कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश करें लेडीज मेरे साथ, और अपने अपने एंड पे जहाँ पे नहीं समझ आती वहां हम जैसे लोग मौजूद हैं, कि घरों पे पहुंच के भी हम ट्रेनिंग भी देते हैं और समझाते भी हैं। तो इस तरह से एक सोशल में लेके चली कॉज। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम जब मैं यूरोप तकरीबन पूरा फिरा हूँ, बाहर और भी कंट्रीज में गया हूँ, तो वहाँ जब हम मार्केट्स में जाते हैं खास तौर पे, तो वहाँ आपको कारोबार में लेडीज मिलती हैं। जी हाँ, जेंट्स नहीं मिलते, जेंट्स नहीं मिलते जी। शॉप्स जितनी भी हैं वहाँ पे लेडीज होते हैं, रेस्टोरेंट्स जितने हैं वहाँ पे स्टाफ ज्यादातर लेडीज होता है। हमारे यहाँ अभी तक भी शॉपकीपर का तो बहुत ही कम कंसेप्ट है कि लेडीज काम कर रही हैं। जी हाँ, लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स में भी देखें तो उसमें भी बहुत कम फीमेल्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। असल में मैं बताऊंगी कि इसके पीछे थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है कि दीन को हमने मिक्स कर लिया आराम तलबी से। अगर दीन देखें तो दीन का मियार कैसा, दीन तो बहुत मॉडर्न दीन है इस्लाम। दीन तो रिज़्क़े हलाल कमाने से मना करता ही नहीं, बिल्कुल। दीन तो मुश्किल हालात में बाहर निकलने से मना करता ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम ये बहाना भी बनाती हैं कि हमारे घर चल रहे हैं, तो भाई आइए हमारे साथ, मुल्क के लिए काम करते हैं। अगर घर चल रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप पुरसकून रहिए और हम मुल्क के लिए जान लुटाते हैं। तो इसके लिए शायर कुछ कहता है जो मैं आपके पेशे खिदमत करूंगी ताकि लेडीज भी सीखें, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो दीन तो कहता है कि कीजिए कुछ, नाम बनाइए अपना, बल्कि मुल्क का नाम बनाइए, बल्कि दीन का नाम आगे लेके चलिए। दीन ने काम से कहीं लेडीज को मना नहीं किया। ये हम खुद ही, हमारी सुस्ती है, हमारी गफलत है, जिसे हम खुद पे तारी कर चुकी हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले हॉस्टेसेस जो थी वो सिर्फ एयरलाइन में होती थी। डाइवो ने आके पाकिस्तान में थोड़ा ये कंसेप्ट चेंज किया। जी हाँ। और वो उन्होंने बसों में हॉस्टेसेस इंट्रोड्यूस की और फिर बाकी तमाम जो सर्विसेज थी उनको भी ये करना पड़ा और उससे रोजगार मिला जी हाँ। लड़कियों को। इसी तरह कुछ मार्केटिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लड़के ज्यादा होते थे। अगर हम मेडिकल फील्ड को लें तो सेल्स मैन जितने थे पहले ज्यादा सेल्समैन होते थे, लड़कियां बहुत कम थी। लेकिन अब उस फील्ड में भी लड़कियां काफी आ गई हैं। यूनिवर्सिटीज को जब मैं देखता हूँ पिछले 30 साल में, तो यूनिवर्सिटीज में भी पहले स्टूडेंट्स फीमेल कम होती थी, मेल ज्यादा होते थे, अब लेडीज। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि लाहौर में अभी भी रेशो वो नहीं है जी हाँ। जो छोटे इलाकों में। मसलन मैं सियालकोट रहा हूँ तो वहाँ 70% फीमेल फैकल्टी थी और 70% ही स्टूडेंट्स फीमेल थी। लेकिन लाहौर में आपको वो रेशो उस तरह नहीं नजर आती। बिल्कुल, हम इसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तो रेशो बढ़े स्टूडेंट्स होने की, लेकिन स्टूडेंट होने के बाद जो गफलत का मुजाहरा है कि शादियां होने के बाद लड़कियां समझती हैं अब कमाना है इस बंदे ने और हमने बैठकर खाना है। लेकिन इस साल मैंने कभी भी नहीं लोगों को कहा कि आप जरूरी ही सरपट दौड़ें, कोई जरूरी नहीं। लेकिन इस साल आप महंगाई की रेशो देखिए कि क्या एक मर्द अकेला एक घर को रन करते हुए, फैशन की स्टेटमेंट्स भी तो औरतें चाहती हैं पूरी, क्या ऐसा आदमी कोई कमाई कर सकता है हलाल रिस्क में कि वो स्टेटमेंट्स फैशन की भी उठाए, बीवी बच्चों की, एसीज भी चला कर दे, गोश्त भी आते हों और बच्चे स्कूल भी महंगे वाले में जाएं? तो ये एक मर्द के लिए मेरा ख्याल है कि एक लम्हा फिक्रिया है कि वो कैसे करेगा अकेले। अगर हम लाइफ का म्यार रखना चाहती हैं तो मैं समझती हूँ कि जितने अफराद हैं उन्हें इस शगफ पर जोर देना चाहिए। और ये तो हो गया मिडिल क्लास का तबका। तो जिनके घर चल रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है कि जिनके घर चल रहे हैं तो वो मुल्क के लिए काम करें और इसमें हमारा साथ दें। और अपने लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क के लिए फिर जो असल लम्हा फिक्रिया वो है घरेलू लेडीज की तरफ से। तो हम समझना नहीं चाहती कि कुछ मैंने जो डिस्कवर किया है, मैं टैलेंट्स भी सर्च करती रहती हूँ, तो कुदरत ने हर औरत के अंदर कोई ना कोई अपने तरीके से टैलेंट दिया, तालीम के अलावा भी। तो जो नहीं भी तालीम पा सकी तो वो अपना टैलेंट दरियाफ्त करें। कुछ कढ़ाइयाँ कुछ लेडीज को आती हैं। आप देखें कि जो ये बुनने वाली स्वेटर ऊन से, ये तो हमें मिलती ही नहीं, लेडीज ना पैदा है। अगर कोई लेडी ये सीख जाए और एक बार करना शुरू, जमाने में बड़ी खबर, किसी जमाने में, अब ये मिलती ही नहीं, कढ़ाई वाली नहीं मिलती। तो अगर ये लोग काम करें, बल्कि ये मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं कि ये हाथ की सनत है, ये करना भी मुश्किल है। फिर हैंडीक्राफ्ट की दुनिया भर में डिमांड बहुत है। हैंडीक्राफ्ट की तो ये डायरेक्ट आर्ट्स में आता है, तो ये लाखों में कमाते हैं लोग अगर लेकिन बात ये कि लेडीज की मेहनत पे बात ये डिपेंड करती, क्योंकि ये जो प्रॉपर सनत के काम है इनमें मेहनत लगती है। हाँ, पैसे लिए जा सकते हैं। स्टिचिंग जो करने के लिए औरतें नहीं मिल रही होती हमें, बच्चों के कपड़े स्टिचिंग करने के लिए एक अलग से लेडीज चाहिए होती हैं। वो कोई यकीन नहीं आप करेंगे कि लेडीज के अलावा बच्चों के कपड़े सीने के लिए कोई औरत किसी एरिया में मौजूद नहीं है जो कि ये काम कर सकती है। आपने स्टिचिंग की बात की, तो जब मैंने टेक्सटाइल सेक्टर का विजिट किया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों जगह मैं गया था, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को विजिट किया, तो कराची में फीमेल्स बहुत काम करती हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। जी हाँ। लाहौर और फैसलाबाद मैंने देखा कि फीमेल बहुत कम है। तो हमें ये रुझान को चेंज करने की जरूरत है और टेक्सटाइल ऑनर जो है उनको ये चेंज करना चाहिए, रुझान चेंज करने की जरूरत है। असल में मैं बताती हूँ कि टेक्सटाइल्स में लेडीज इसलिए थोड़ा सा डरती हैं क्योंकि मेरा तजर्बा है, टेक्सटाइल्स का काम थोड़ा सख्त समझा जाता है, टाइमिंग की थोड़ी ज्यादा पाबंदी है, या मशीन्स का घन गरज और वो सब सुनना। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसी से तो इंसान सीखता है। तो जितना ज्यादा लेडीज अपने ऊपर लोड लेंगी तो उतना ज्यादा यूनिट्स में तो ज्यादा स्टिचिंग यूनिट्स में काम कर सकती हैं। आप टेक्निकल में ना जाएं स्टिचिंग के हवाले से, बल्कि जल्दी सीखेंगी, क्योंकि लेडीज में हमारे अंदर ये कुदरती भी होता है कि हम स्टिचिंग को अच्छा समझती हैं। कुछ मैं कहना चाहूंगी कि आसान शोबे भी कुदरत ने दिए। ये ब्यूटी पार्लर का हर लेडी में कुदरत ने दिया, बनाओ सिंगार का। तो इसमें मैं जब इलाकों में जाती हूँ तो मैं अपने सामान से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देती हूँ। तो क्योंकि मुझे टेक्निकल मेकअप से वाकफियत है, या कह लें हम जैसी औरतें जो टीवी स्टेशन पे, रेडियो स्टेशन पे जाती हैं, उन्हें शगफ आ जाता है। तो मैं उन्हें सिखाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप थोड़े थोड़े पैसों पर शुरू करें और लोगों की महंगे पार्लरों से जान छुड़ाएं। बिल्कुल ठीक। जो लेडी 2000 में काम करा रही है, 5000 में काम करा रही है, अब महंगाई का दौर है, तो वो आप उसे 1500 में, 1000 रुपए में, 500 में मेकअप करके दें। अच्छा, तो आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। लोगों को सस्ते पार्लर चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ लेडीज ने मेरे कहने पर कन्विंस होकर पार्लर का काम
शुरू किया। ये वो चीजें हैं जिसके लिए आपको हाईली एजुकेट, क्योंकि ये इसमें हाथ की महारत का काम है। और फिर चाइल्ड कीपिंग के लिए लेडीज नहीं मिलती, कि जैसे हम जैसी औरतें काम पे बाहर जाना है, बच्चे संभालने को, घर संभालने को लेडी नहीं है, उसमें लेडीज काम कर सकती हैं। और कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कि आपको सिक्योर, सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप निकलें तो सही अपने घर से, या अपने घर पे आप उनके चाइल्ड कीपिंग कर सकती हैं और मुंह मांगे पैसे ले सकती हैं। बिल्कुल। तो ये वो हुनर है छोटे छोटे जो मैं लेडीज को सिखाती हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए मैं साथ एक कहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल मॉडर्न और ये सब ट्रेंड को जानते हैं, इंटरनेट से बात कर रही हैं हवाले से, कि आप उस पे ये लेडीज बच्चियां जो हैं वो शादी ब्याह के कार्डों की प्रिंटिंग जो है, ये अब लोग नेट के थ्रू अपने कार्ड भेजते हैं, पोस्टिंग नहीं भेजते। तो नेट पे आप बनाने की लड़कियां भी घर में बैठ के प्रैक्टिस करें। ये थोड़ी सी सर्चिंग से और आपको एडिटिंग से काम आ सकती है, डिजाइनिंग। एक दो स्टूडेंट्स के साथ 2-4 दिन महारत वाले लोगों के साथ बैठे, आप इस पे महारत पा सकती हैं। ग्राफिक्स का काम करें, मंगनी के कार्ड्स को आप शाया करें और उन्हें प्रिंट आउट भेजें और मुंह मांगे पैसे लें। फिर एक और काम चला है, जैसे रिश्ता देखने के लिए अब हमारे वाले जमाने नहीं, तो लोग अपनी फैमिली की पिक्चर्स आपको भेजते हैं, उनके शौक और ट्रेंड बताते हैं। प्रोफाइल, अब तो प्रोफाइल बनवाते हैं, और लड़के का प्रोफाइल बन जाता है। तो घरेलू लेडीज भी यकीन करें काम कर सकती हैं कि उस प्रोफाइल को आप सेट करें, साथ अपने हस्बैंड से, मैं ये कहूंगी अपने हस्बैंड से भी हेल्प लें थोड़ी बहुत, वो आपको लिख दें, टाइप कर दें, आप आगे लेडीज को ट्रांसफर करें और उनके पैसे लें। क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं वर्किंग वुमेन, वो तो अपने प्रोफाइल बनाने का टाइम, मैं सही बताऊं, हम लोग टाइम नहीं रखती। हम चाहते हैं कि हमारे ई कार्ड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्ड को ये स्टूडेंट्स बनाएं। एक तो ये नहीं कि हमें नहीं आते, लेकिन टाइम की कमियाबी की वजह से, या हम जैसे लोग जो बुक्स लिखते हैं, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स बैठें और इसको टाइप कर दें और प्रूफ रीडिंग बाद में हम कर देंगे, या स्टूडेंट्स पैसे लें और प्रूफ रीडिंग कर दें उसकी टेक्निकल मिस्टेक्स। तो आप बुक्स के सर्वर लड़कियां घर पे बैठ के बना सकती हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सारा काम। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये अपना कमाने के काबिल हो सकती हैं। और बुक्स और ये सारा कुछ जो है, ये ऐसा है कि हर पढ़ा लिखा आदमी चाहता है कि उसकी बुक्स को कोई बंदा बैठ के टाइप कर दे। बिल्कुल, ऐसे टाइप कर दें, हम जैसे लोगों की अपना पॉकेट मनी बनाए। तो ये सारी चीजें लेडीज के बारे में जा रही हैं कि घरेलू लेडीज घर पे बैठी अपने बच्चों को देखें, किचन देखें, साथ साथ ई कार्ड्स बना दें। वही कवर पेज जितना अट्रैक्टिव होगा आपकी बुक का, उतनी ज्यादा वो बिल्कुल। बीच वाला मटेरियल भी टाइप करें पर पेज, ये लोग इनकम लें, जो कि एक जमाने का ट्रेंड है। उससे हम जैसे लोगों को फायदा होगा, हम और किताबें लिखेंगे आपके बच्चों के लिए, और आप हमारी किताबों को पब्लिश कीजिए, या जो भी आप समझती हैं इंटरनेट पर, या आप उसे, बिल्कुल ठीक। मतलब ये सारे लेडीज के काम है। ये मैं ट्रेंड खुद अपने तौर पे लेके चली हूँ, जिनमें से उसकी पर्सनैलिटी को जो जो जिसको सूट करता है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये आप प्रैक्टिस करें, और फिर अगले हफ्ते फिर मिलके मुझे बताएं। और मैं टाइम निकालती हूँ लोगों के लिए, पूछती भी रहती हूँ कि कहाँ तक आपका। फिर ब्रेक का टाइम हो गया जी हाँ, और आपकी ये जो राइटिंग कैपेबिलिटी है, इस पे हम ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया है, स्टे ट्यून्ड, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी मिस सैर, आप बात कर रही थी राइटिंग की, तो पहले तो हमें ये, क्योंकि आपने बताया कि आपके फादर जो थे वो खुद राइटर थे, तो आपका बचपन से एक शौक था, इसकी तरफ आपने बाकायदा आगाज कब किया था? बिल्कुल, मैंने, वालिद एक राइटर थे, तकरीबन 20 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी और सदारती अवार्ड पाए उस जमाने में, तो कॉलम भी लिखते रहे ये सब। तो उसके बाद नाम बता देना ताकि लोगों जी हाँ, उनका नाम है नदीम बारी। राइट। तो दीन पर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी, एक टूर राइटर। तो फिर ये फिक्र हुई कि औलाद में से कोई बच्चा उनकी लाइंस को आगे लेके चलेगा या नहीं, क्योंकि ये जो राइटर बनने का फलसफा है ना, ये हम बच्चों को, ऐसी चीज नहीं, राइटर बनना आप समझते हैं कि ये नहीं हो सकता कि तुम सीखो और लिखो, ये आपको कुदरती आपके बच्चों में आगे ट्रांसफर हो, कुदरत ने किया हो तो हो सकता है। ये सीखने पढ़ने से इसका ताल्लुक नहीं है कि मैं कितनी अखबारें पढ़ूंगी तो मैं राइटर बनूंगी। तो मामले आगे चलते गए, तजर्बा होता गया, तो वक्त ने एक टाइम ऐसा आया कि साबित किया कि मैं उनके बच्चों में से उनकी जो मशल है उसे आगे लेके चल सकती हूँ, और इस काबिल थोड़ा बहुत हुई हूँ कि कुछ ना कुछ उनके जैसा तो नहीं, लेकिन लिखने का आगाज कर दिया, क्योंकि वो एक प्रॉपर राइटर है। उस जमाने में उनका मुतालिया शायद मुझसे बहुत ज्यादा है, तो मेरा भी है, लेकिन जाहिर है कि मैं अपने वालिद की बराबरी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने लगी हूँ।
मेरा फेज में ये मुख्तलिफ है कि उन्होंने दीनी बुक्स ज्यादा लिखी और दीन पे फोकस किया और कौम पे फोकस किया, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं कौम को भी दीनी मामला का हिस्सा ही समझती हूँ कि कौमियत भी दीन ही है, तो मेरे लिए मुल्क भी दीन ही है, तो मैंने स्टूडेंट से डायरेक्टली स्टार्ट लिया और स्टूडेंट्स से रेलेवेंट इश्यूज में लिखती हूँ फ्रेश डेली, और 4 से 5 शोज मैं स्टूडेंट्स के लिए रोज परफॉर्म करती हूँ मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पर और ये मीडिया पर आपके। तो एक मैंने सीरीज लिखी है डेटा कलेक्शन, जैसे आजकल हम कोई भी काम डाटे के बगैर नहीं करते, आपकी मजबूरी है कि हम रिसर्च कि आपने हर चीज मोबाइल से लेके कंप्यूटर तक, पीसी तक, आपने लैपटॉप तक डाटे बनाए हैं, तो उसके बारे में मैंने डिटेल्ड नोट स्टूडेंट को लिखे हैं और वो थोड़े अरसे में मेरी किताब आ जाएगी मंजरे आम पर, कि हमें क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें किससे चेक करवानी है, क्या तरतीब रखनी है, क्या मामले बिल्कुल नहीं करने, किन से नुकसान होगा, क्या चीजें फायदे में रहेंगी और क्या चीजें डाटे में आपकी फ्यूचर प्लानिंग में या जॉब्स की सर्च में कैसे आपने करनी। तो वो डिटेल्ड एक इश्यूज हैं, वो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स के लिए। आजकल के मौजू जो मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल वक्त के म्यार से हम आहंग है, ये पुराने इश्यूज नहीं है, क्योंकि इस साल बिल्कुल म्यार भी बदल गए काम के, तो मैं मॉडर्न इश्यूज को कौमियत के साथ जोड़कर स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद के लिए लिख रही हूँ। कुछ मैंने आपको बताऊंगी कि टेक्निकल शोज लिखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि किसी भी लाइन से कोई स्टूडेंट हो, अमली मैदान में जा रहा है या बिजनेस करने जा रहा है या कोई जॉब करने जा रहा है या पढ़ रहा है और आगे अमली मैदान की तैयारी है, तो उनके लिए वो सबके लिए काम आएंगे। एक ओवरऑल जनरल मैंने अपना लाइफ का तज्जिया लिखा है, तो उसमें आपको बड़े कीमती पॉइंट्स मिलेंगे कि जो हमें पता नहीं थे पहले, तो जब हम गए वक्त की मार खाई और धूल खाई कि जॉब में क्या क्या पैरामीटर्स आने थे, बिजनेस में क्या, तो वो स्टूडेंट्स को फौरी मिलेंगे और वो बहुत सी खिजालत से बच सकेंगे, जिससे हमने क्या कहना चाहिए कि जो पत्थर खा के सीखा वो आसानी से सीख सकेंगे, अपना टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। फिर मैंने लिखे करने की बजाय कुछ इंटरनेट के बारे में मौजू लिखे हैं कि कैसे हमारी नौजवान नस्ल डाटे के ज्यादा रोज अफजू होने से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है, तो उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे कुछ काम लेंगे और अवाम में फैलाएंगे ये मौजू, कि ज्यादा डाटे के होने से कैसे स्टूडेंट्स अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं और ये फेसबुक और इस तरह के मटेरियल्स पे किस तरह से उस रविश को इख्तियार कर रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिकली चीजों का पता ही नहीं है। तो मैं ये आज भी स्टूडेंट से कहती हूँ कि राइटिंग्स को अपनाएं, किताब के हुनर को जिंदा कीजिए, क्योंकि मेरे वालिद एक राइटर है। मैं तो सबको कहूंगी कि मुझे पढ़ने से बहुत फैज मिला। जो रेज देखें हमें पढ़ने से मिल सकती है ना, वो हमें डिजिटल डाटे से बड़ी देर बाद मिलेंगी। और नुकसान सिर्फ ये है कि डिजिटल डाटे पे ये नहीं पता कि किसी स्टूडेंट ने 2 महीने लाइफ में वर्क करके तो कोई डाटा नहीं डाल दिया कि जो कि एक क्या कहना चाहिए नीम हकीम की तरह हमारी लाइफ में के बाद में हम अपने काम के भी ना रहें। तो ऐसे डाटे को आप सर्च नहीं कर सकते इतनी जल्दी, तो वो मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि इस तरह के शोज देखें तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीजें आपके लिए नुकसान दे। तो ये सारी मेरी राइटिंग्स हैं। रिस्क टेकिंग का आंसर मैंने लिखा है कि कौन से रिस्क ऐसे हैं जो हमें लेने पड़ेंगे आने वाले वक्त में, और जो नहीं लेते उनको क्या नुकसान होते हैं। तो सारे नौजवान नस्ल के मौजू हो गए। लेडीज की एम्पावरमेंट के बारे में मैं लिखती हूँ, कौन से ऐसे हुनर हैं जिनसे लेडीज काम ले सकती हैं, कौन से ऐसे हुनर हैं जिनसे जेंट्स काम ले सकते हैं, और कौन से ऐसे हुनर हैं जो लेडीज और स्टूडेंट्स मिलके कर सकते हैं। ये लिखा मैंने। फिर असल जो मौजू की तरफ आते हैं कि बिजनेस मेरा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी, 53 लाइंस हैं मेरी बिजनेस की, तो उनके बारे में मैं बिजनेस की स्टडी जो लोग कर रहे हैं और कामयाब नहीं हुआ ज्यादा, आमतौर पर ये फ्लॉ आता है कि कामयाब हो जाता है, ज्यादा कामयाब नहीं होता, तो उनके लिए मैं लिख रही हूँ बड़ी गाइडेंस। वो एक सीरियल वाइज में लिख रही, तो वो भी मेरी बुक थोड़े अरसे में आप लोगों के सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी राइटिंग्स हैं जो कि आजकल के जमाने के एतबार से और स्टूडेंट्स के लिए। आपने जो बात की है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपरली पता नहीं होता वो किस तरह लिखना है, रिसर्च के पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरह फॉलो करना है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बेशुमार चीजें आती हैं और आप आगे फैलाते हैं बगैर वेरीफिकेशन कि पहले हमें वेरीफाई करना चाहिए कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी कि नहीं। इसके बारे में मैं आपकी बात की कुछ वजाहत मजीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को समझना ये है कि, लेकिन ये चीजें भी ये तब समझेंगे जब हम जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, कि स्टूडेंट्स का काम है ही नहीं कि आगे शेयर करना नॉलेज को। जिस तरह अब नॉलेज का एक सैलाब है, तो स्टूडेंट्स अभी उस लेवल पर हमारे नहीं है कि जैसे ये गैर सियासी बात में थोड़ी सियासी बात करती हूँ कि अभी बच्चों को चाहिए कि लीडर्स की पर्सनैलिटी से सीखें, बस उससे आगे का काम नहीं स्टूडेंट का। सियासत में इंसान तब आता है, या ये एजुकेशन को चले हम दोबारा मौजू की तरफ,
कि आप अमली मैदान में तब पांव रखें, स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन तब शेयर करें जब वो खुद माहिर बन चुके हों। माहिर बनने के लिए मैं लेडीज और जेंट्स सबसे मुखातिब हूँ, स्टूडेंट से भी, कि स्टूडेंट से कहती हूँ कि माहिर हम उसको कहते हैं कि जिसका अपने मैदान में 30 से 40 साल का तजर्बा हो चुका हो, तो वो माहिर हम उसको गिन लेते हैं। अगर आपका जाहिर है स्टूडेंट्स का अभी कोई तजर्बा नहीं, तो शेयर मत कीजिए नॉलेज, शेयर उन्हें करने दीजिए जो इस मैदान के माहिर हैं, या कोई बाकायदा स्कॉलर्स हैं, या जिन्हें अपनी फील्ड में कम से कम भी चले 30 साल का अरसा गुजर गया हो। इसको मैं इस तरह लेता हूँ कि मैं अक्सर पढ़ाते वक्त भी और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे भी बात करता हूँ कि एक अनस्किल्ड होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, फिर वो एक वर्कशॉप पे जब बैठता है और शुरू में सफाई और चीजें पकड़ाता है, जी हाँ, तो वो सेमी स्किल्ड में कन्वर्ट होता है। सेमी स्किल्ड, ठीक, उसको पता चल जाता है कि टूल्स को कैसे पकड़ना है, कौन से टूल का क्या यूज है। फिर वो उस्ताद के साथ मिलके जो है ना थोड़े बहुत काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और वो जब काम थोड़ा बेहतर कर लेता है तो वो स्किल्ड हो जाता है। जी हाँ। लेकिन वो माहिर तब भी नहीं होता। माहिर तब भी नहीं होता। माहिर कब होता है, उसको मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जो उस्ताद होता है, जिसको हम उस लैंग्वेज में भी, वर्कशॉप की लैंग्वेज में भी उस्ताद ही कहते हैं, वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी उसके पास से गुजारें तो वो गाड़ी की आवाज सुन के बता देता है इसमें क्या मसला, नुक्स क्या है। जी हाँ। तो वो उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। बिल्कुल, एक आध दिन में नहीं पहुंचा। मैंने बेशुमार वर्कशॉप पे ये देखा है कि एक बच्चा काम करना शुरू हुआ, थोड़ा काम, उसने अपनी वर्कशॉप खोल ली। बिल्कुल। और फिर गाड़ियां खराब की लोगों नीम हकीम, वही नीम हकीम। तो हर फील्ड में स्टूडेंट्स का भी यही इशू है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को समझना है कि दिहाइयां लग जाती हैं बाज़-औक़ात। बिल्कुल। ये जो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए 25 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं ये चाहूंगी कि स्टूडेंट्स नॉलेज को गेन करें, लेकिन उतनी जितनी हजम हो सके, और स्कॉलर से साथ साथ। असल में मसला है कि स्टूडेंट्स स्कॉलर्स के पास जाना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि ये टाइम, ठीक है मैं मानती हूँ स्कॉलर्स इतने फारिग नहीं कि टाइम दें, लेकिन यही रूटीन बनानी है कि स्टूडेंट्स उनकी खिदमत में हाजिर हों। इस पे मैंने चौपाल का एक शो लिखा है, आपको बताती हूँ, जिसमें मैंने एक पुराने जमाने के ट्रेंड को जारी किया कि जो 30 साल पहले गांव में, आपको याद होगा कि लोग बैठा करते थे एक दूसरे से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस किसके शेयर होते थे, जो अपनी फील्ड में कुछ मास्टर हो चुका है। उससे बच्चे प्रैक्टिकली, जो रेज हमें प्रैक्टिकली किसी के साथ, तो वो स्टूडेंट्स को वो अपनाना है, हुनर के असातिज़ा की खिदमत में बैठें, और अपने, मैं कहती हूँ जितना डाटा आप लोगों ने पढ़ लिया है उसे पहले ठीक करवाएं। तो ये डाटा दर डाटा हमने हजम नहीं करते जाना, उस डाटे को पहले हमें कोई डायमेंशन सेट करवानी है। और बच्चे इस यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी इस नहज पर नहीं हो सकते कि वो डाटे के खुद ही डायमेंशंस को तय कर लें। नॉलेज को गेन करना और सिलेक्ट करना एक दिन का काम नहीं है। ये नॉलेज वाले लोग आपका डाटे को सिलेक्ट करेंगे, या अगर बिल्कुल समझ नहीं आती किसी के पास, तो मैं अपने चौपाल के शो से आपको कहती हूँ कि हाई पावर पॉइंट्स ऑफ सोसाइटी के पास चले जाएं। आप जैसे शायर अदीबों के पास बैठे, लिखारियों के पास बैठे, और इनसे दोपहरों में मांगे उनका टाइम, और उनसे अपने डाटेस को कराएं ठीक, और उनसे चेक करवाएं। और जो डाटा ठीक करवाने की आपने बात की है ना, मैंने एक जमाने में, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, जी हाँ, तो मैंने बीए की इंग्लिश पढ़ाई, 2 फेल्ड स्टूडेंट्स थी, और एक बड़े मशहूर क्रिकेटर की वो बेटी भी थी उसमें से। जी हाँ। तो वो जब मेरे पास आई तो मैंने उनको पहले दिन सिर्फ ये टास्क दिया कि ये टॉपिक है, इसको आपने तैयार करके आना, कल मैं टेस्ट लूंगा, मैं पहले वैल्यूएट करूंगा, उसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। वो टेस्ट लेके आई तो सारा रेड हो गया। मैंने उनको कहा कि जिस दिन ये 20% रह जाएगा मिस्टेक्स आपकी, आप फर्स्ट डिवीजन ले लेंगे। उस्ताद के सिखाने का बेसिकली आपने करनी होती। तो ये करेक्शन स्टूडेंट्स खुद इस काबिल नहीं हो सकते, और बैठे माहिरीन के पास जाएं, असातिज़ा के पास आए, हमारे जैसे लोगों के पास। तो डायमेंशन और ट्रैक मेकिंग का काम यही हम कर रहे हैं। और लेकिन इसमें स्टूडेंट नस्ल को अपना किरदार अदा करना है कि आप लोग आएंगे तो हम गाइड करेंगे ना। अब अगर घरों पे बच्चे एसी के माहौल में गाइडेंस चाहते हैं, तो याद रखें कि आसानियों के माहौल में कौमें परवान नहीं चढ़ा करती, और ऐसी कौमें ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा करती जिनके बच्चे घर में इंटरनेट लगाकर एसी और सामने बर्गर रखकर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी तालीम फायदा नहीं देगी। हम जैसे लोगों के पास आए हमारे साथ, बल्कि मैं ये कहूंगी स्टूडेंट्स का काम ही नहीं घरों पे, सड़कों पे निकले हमारे साथ, जैसे मैं जाती हूँ। अब मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं हर फील्ड में कामयाब हूँ, लेकिन मुझे आप लोग देखेंगी, मैं लेडीज के लिए बात बता रही हूँ कि मैं आप लोगों की बहन हूँ, और आप लोगों के लिए एक मिसाल भी कि मुझे आप लोग सड़कों पर पाएंगी।
चाहे कौम को सही करना है, चाहे लेडीज के लिए मिसाल बनना है, चाहे स्टूडेंट्स को सिखाना है, चाहे कारोबार करना है, घरों में बैठकर कौमें आगे नहीं जाया करती, ये कौमों का मेयार नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान बनने के वक्त भी याद रखें मुल्क कैसे मिला था, मेयार यही था कि रोड्स पर आना है सामने। सबने मिलकर एफर्ट की थी, सबने मिलकर एफर्ट की, गाइड किया था और उनकी गाइडेंस पे सबने काम किया। तो जेंट्स तो हैं ही, तो मैं कहती हूँ लेडीज और स्टूडेंट्स इस बात में मेरा साथ भी दें और इस चीज के नजरिए को समझें कि आप लोगों को बाहर आना है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप लर्न नहीं कर सकते। जी हाँ, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अक्सर बात करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप गांव में होती हैं तो आपकी लर्निंग उसी इन्वायरमेंट के होती है। जब आप शहर में आते हैं, मैं अक्सर जीसी की एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं 70 to 80% बाहर के होते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग, उनकी बातचीत का स्टाइल और होता है। जब 2 साल बाद वो कंप्लीट करके एजुकेशन वापस जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बिल्कुल, तो वो इन्वायरमेंट में लर्न कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट में लर्न करते हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और होती है। तो लर्निंग के जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें ऑब्जर्वेशन और इन्वायरमेंट, ये दो सबसे ज्यादा आपको लर्न करवाते हैं। और जितना हो सके मैं कहूंगी, इसको एक पॉइंट में ऐड करूंगी कि अपने ऊपर लोड लेना सीखिए। बिल्कुल, जितना प्रेशर बबल आप स्टूडेंट्स को, मैं कहूंगी जितना हो सके आप प्रेशर बबल लीजिए, ये आपके आने वाले वक्त की ट्रेनिंग है। आप सिफारिशें न ढूंढिए, आप मेरिट पर चलिए और अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर आजमाई करवाइए लोगों से, और जितना हो सके सीखिए। तो जितनी ज्यादा एफर्ट करेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे उसके हिसाब से आप आगे निकलते जाएंगे। तो मैं कुछ मिसाल के लिए भी बताती हूँ कि कौन कहता है कि सिफारिश से चीजें आगे चलती हैं और कौन कहता है कि पैसों से चीजें आगे चलती हैं। तो जिस घर से मैं हूँ, ऐसे घरों में पैसों का और सिफारिशों का काम नहीं हुआ करता। एक तो राइटर्स अपने बच्चों को ये चीज प्रमोट नहीं करते कि मैं सिफारिश लाऊंगा तो मेरे बच्चे दाखिल हो जाएंगे। हमारे घरों में सिखाया जाता है कि अपनी काबिलियत पे बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो आप लोग बैठ जाएं मेरिट पे जाएं, मेरिट पर। राइटर्स ऐसे ही नहीं होते जो अपने बच्चों को गलत सबक दें। तो मैं कहूंगी कि आज तक हम बहन भाइयों ने, या कह लें मैंने, तो हम लोग एक मिसाल बने जमाने के लिए, लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। तो आज तक हमने मेरिट के थ्रू ही ये सारे सफर तय किए, राइटर भी बने और टीवी और मीडिया तक भी नाम बनाया, अखबारों तक भी नाम बनाया, लेकिन मेरिट की बेस पे। लेकिन इसके पीछे वही बात है कि आप प्रेशर बबल नहीं लेंगे, एफर्ट आप करेंगे, और जो लोग आपको आगे लाएंगे वो भी काबिल होंगे तो आपको आगे लाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी पहचान जो आगे लाने वाले उनकी भी होती है। बिल्कुल। तो मेरिट पर कीजिए चीजें स्टूडेंट्स, और मेहनत की आदत अपनाइए। इस कौम को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। मैं तो बहुत सादगी की तरफ जाऊंगी कि स्ट्रगल अपनाएं और प्रेशर को अपने ऊपर तारी कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिटिक्स की तरफ आपका कैसे रुझान होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत दिलचस्प मौजू छेड़ा कि जो अब तक मुबहम था, कि सोशल वर्क में मैं आई और लेडीज को मैं ट्रेनिंग देती हूँ मुख्तलिफ तरह की। तो फिर मैंने देखा कि कोई प्लेटफॉर्म कंट्री ऐसे हालात में सियासी तौर पर जिसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो बगैर पैसे दिए जिन्हें टिकटें मिले, कि हम वो लोग हैं, हम पैसे खर्च नहीं करेंगे कि हमें पैसे मिले तो हम नाम बनाएंगे, हम अपने मेरिट पर काम करेंगे। तो पॉलिटिक्स में आने का ये मकसद है कि कुछ लोग सफों में ऐसे भी हों जिन्हें कंट्री का थोड़ा बहुत शगफ है, जिन्हें ये बड़ी गाड़ियों में बैठने और सीटों के लालच के अलावा भी कुछ शवक है। तो मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को कोई डायमेंशन देने के लिए हम जैसे लीडर्स का भी आगे आना जरूरी है, जो कि कंट्री के लिए सिर्फ बात करें। और सीट के लालच के बगैर मैं इस मैदान में निकली हूँ सियासत के लिए, और अभी हम आपके लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इसमें भी कामयाब हों। प्रोग्राम का क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया, एक शेर में एंड पे अपनी पब्लिक की नजर करती हूँ कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सिंपल इसका कंक्लूजन मैं इस पे करूंगा कि जितनी ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतनी ही आप सक्सेस पाएंगे। बगैर एफर्ट के, बगैर कोशिश के कामयाबी नहीं मिलती। पाकिस्तान को भी ज़रूरत है नौजवान तबका आगे आए, मुख्तलिफ शोबात में काम करे, मेहनत करे, ताकि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।